हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है समास और समास के अंतर्गत पढ़ेंगे समास की परिभाषा, प्रकार और समास विग्रह। तो देखते हैं समास का क्या अर्थ है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। समास की परिभाषा: जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप इस प्रकार करे कि उसके आकार में कुछ कमी यानी कि छोटा रूप भी हो जाए और उसका अर्थ भी न बदले, समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आप कि बना है हाथ के लिए कड़ी से बना है शब्द हथकड़ी। दूसरा है रसोई के लिए घर, इससे बना है रसोई घर। अगला है नीला कमल, इससे बना है नील कमल। अब देखते हैं सामासिक शब्द क्या है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास में होने के बाद विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, अर्थात विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं सामासिक शब्द समास विग्रह। गगन चुंबी शब्द है, इसका समास विग्रह है गगन को चूमने वाला। अगला शब्द है माता पिता, इसका समास विग्रह है माता और पिता। समास विग्रह क्या है इसको जानते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी पद या सामासिक शब्द को उसके अलग अलग पदों एवं विभक्ति कारक यानी सहित पृथक करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समास विग्रह और सामासिक शब्द यहाँ पर है रूप के अनुसार, यह समास विग्रह है। दूसरा है इससे बना सामासिक शब्द है अनुरूप। अगला है समय के अनुसार, इससे बना सामासिक शब्द है यथा समय। तीसरा है शीघ्रता से, इसका सामासिक शब्द है यथा शीघ्र। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र से बना है, पहला उसका पद है राज यानी कि पूर्व पद, पुत्र यानी कि उत्तर पद, यानी कि पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। संधि और समास में अंतर क्या है ये भी समझ लेते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल यानी कि योग होता है और समास में दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्णों का मेल यानी कि योग होता है, किंतु समास में दो पदों यानी कि शब्दों का योग होता है। दूसरा है संधि में वर्णों या शब्दों के योग से वर्ण यानी कि शब्द परिवर्तन होता है, जबकि समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तीसरा है संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, जबकि समास का टूटना विग्रह कहलाता है। अब देखते हैं समास के प्रकार। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास, छठा है कर्मधारय समास। आपकी जानकारी के लिए कुछ और भी बता देते हैं। नोट है, कुछ जानकार कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही मानते हैं। अब हम देखते हैं पहला अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। पूरे शब्द में अव्यय के अर्थ को ही प्रधानता दी जाती है, यानी कि अव्यय के पद की ही प्रधानता होती है। अव्यय अर्थात वे शब्द या पद जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते,
वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे यथा रुचि यानी रुचि के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, प्रतिदिन दिन दिन, उपकुल कुल के निकट। अब इसमें नोट देख लेते हैं। यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो यानी एक ही शब्द बार बार आए और दोनों अव्यय की तरह प्रयोग किए गए हों तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, घर घर, यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है। अगला है कभी कभी, यहाँ भी पुनरावृत्ति हुई है। अगला है थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे, इन शब्दों में भी आप देख सकते हैं पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिए दूसरा जो समास है तत्पुरुष समास। इसका मतलब है कि जिसका दूसरा अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें विभक्ति लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह है को। यहाँ पे आप उदाहरण देखिए, सुख को प्राप्त यानी सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। दूसरा है माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तीसरा है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। चौथा है जेब कतरा, जेब को काटने वाला। तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला। इन सभी में को तत्पुरुष समास लगा है, यानी कि को चिन्ह लगा है, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है। अब दूसरा देखते हैं करण तत्पुरुष, इसका चिन्ह है से और के द्वारा। इसका उदाहरण है नेत्रहीन, नेत्र से हीन। रस भरा, रस से भरा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। इसमें से और के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं इसमें करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। इसमें भी से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। अब अगला पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह है के लिए। इसके उदाहरण हैं देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गो के लिए शाला। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के लिए भवन। इन सभी में आप देख सकते हैं कि के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है अपादान कारक यानी अपादान तत्पुरुष, इसका चिन्ह है से, यानी कि अलगाव के संबंध में। इसका उदाहरण देखते हैं पद मुक्त, पद से मुक्त यानी कि पद से मुक्त होना यानी अलग होना। बलहीन, बल से हीन। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इसमें उदाहरण में जितने भी उदाहरण हैं इसमें से का प्रयोग किया गया है विभक्ति चिन्ह का। इसका अर्थ है अलगाव के संबंध में किया गया है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, इसका चिन्ह है में, पर। आप बीती, अपने पर बीती। वनवास, वन में वास। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। ग्रामवास, ग्राम में वास। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। इन सभी उदाहरण में आप देख सकते हैं में और पर का प्रयोग हुआ है, यानी में और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है जो अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह है। अगला हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का चिन्ह है का, की, के। इसका उदाहरण देखते हैं अन्नदाता, अन्न का दाता यानी अन्न को देने वाला। सेना नायक, सेना का नायक यानी सेना प्रमुख।
राजभवन, राजा का भवन। सूर्योदय, सूर्य का उदय। गंगा जल, गंगा का जल। इसमें सभी उदाहरण में संबंध तत्पुरुष है क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के का प्रयोग हुआ है। अगला पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा होता है। दूसरे पद की तुलना होती है, जैसे आप देख सकते हैं महाकवि, महान है जो कवि। महावीर, महान है जो वीर। अगला है नील कमल, नीला है जो कमल। महर्षि, महान है जो ऋषि। पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी कि इसमें कहीं कहीं एक शब्द उपमान और दूसरा उपमेय होता है। इसके विग्रह में के समान या जैसा का अर्थ निकलता है। जैसे आप देख सकते हैं चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। वायु वेग, वायु जैसा वेग। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। मृग लोचन, मृग के समान या जैसा लोचन। इसके बाद है चौथा आपका द्विगु समास, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद जो है आपका संज्ञा है, तो इसलिए यह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला आप देखिए, इसमें है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा है जिसके दोनों पद यानी पहला और अंतिम प्रधान हो तथा दोनों संज्ञा या विशेषण हो, द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और अथवा या शब्द का प्रयोग होता है। दोनों शब्दों को जोड़ने वाले योजक चिन्ह, ये चिन्ह जो है आपके, ये चिन्ह लगा रहता है, यानी इसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं सीताराम, इसका आप देखिए योजक चिन्ह इसमें प्रयोग हुआ है। इसका विग्रह होगा सीता और राम। पाप पूर्ण, पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। दाल रोटी, दाल और रोटी। आप देख सकते हैं इसमें योजक चिन्ह का इसमें प्रयोग हुआ है सभी में। तो अब देखते हैं अगला छठवां आपका है बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा है इसमें कोई भी पद यानी कि ना प्रथम पद और न ही अंतिम पद, कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पद यानी कि जो शब्द हैं मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, यानी दोनों पद मिलेंगे लेकिन दोनों पद का अर्थ उसमें कुछ मैच नहीं करता, तीसरा ही पद निकलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात विष्णु। अगला है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक था समास। धन्यवाद।